क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने शादी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? एक अध्ययन के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने आहार में किस पशु का मांस व्यापक रूप से उपयोग करते थे? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 14 दिसंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और पूरे मंथ की पीडीएफ फाइल आप पढ़ना चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, एक अध्ययन के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के आहार में किस पशु का मांस व्यापक रूप में शामिल था? याद रखो दोस्तों, क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े बहुत से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और इसीलिए यह इश्यू हाल ही में करंट अफेयर में है और एक जर्नल में आर्टिकल छपा है और उसमें स्पष्ट किया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय के मांस का व्यापक रूप से उपयोग करते थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गाय। और यह आर्टिकल किस जर्नल में छपा है तो यहां पढ़ सकते हैं, जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइंस नामक इस पत्रिका में यह आर्टिकल छपा। हाल ही में जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइंस में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के आहार में मांस का प्रभुत्व था, जिसमें गो मांस व्यापक रूप में शामिल था। ऐसा नहीं कि गो मांस के अलावा वो सुअर और भेड़ बकरियों के मांस का भी अपने आहार में इस्तेमाल करते थे, लेकिन जो यहाँ कुछ हड्डियां मिली है उनके जरिए यह बात सामने आई, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मवेशियों की हड्डियों का उच्च अनुपात भोजन के रूप में शामिल गो मांस के इस्तेमाल किए जाने की पुष्टि करता है। और भी आपको जान लेना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तनों पर पाए गए चर्बी के अवशेषों पर यह शोध किया गया और इनमें सुअरों, मवेशियों, भैंसों, भेड़ों और बकरियों के मांस की अधिकता मिली है। और आप क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो खास तौर पर हमारे भारत देश में और पाकिस्तान देश में बहुत से ऐसे स्थल मिले हैं जिसका उत्खनन किया गया और बाद में दोस्तों सबसे ज्यादा गुजरात में भी मिले हैं। तो आपको याद रखना चाहिए कि महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं जो यह सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हैं। तो भारत में राजस्थान का कालीबंगा, आप मैप में देखिए कि यहाँ पर इस तरह का यह पुराना मैप है भारत का और यहाँ पर है यह पाकिस्तान। तो यहाँ राजस्थान में यहाँ कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, सुरकोटड़ा यह सभी गुजरात में मिले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कच्छ गुजरात में धौलावीरा है, अहमदाबाद में जो यह लोथल है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह हुआ करता था। तो बनावली जो हरियाणा का है और पंजाब में रोपड़ नामक यह सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं। जबकि पाकिस्तान में कौन कौन से, तो हड़प्पा जो रावी नदी के तट पर बसा हुआ और मोहनजोदड़ो जो सिंध में सिंधु नदी के तट पर, और यह मोहनजोदड़ो एक बॉलीवुड फिल्म भी बनी है। तो सिंध में चन्हूदड़ो भी मिले हैं। यह सभी जो स्थल है वो पाकिस्तान के हैं। क्लियर। और इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? प्रतिवर्ष वर्ल्ड नहीं बल्कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 14 दिसंबर, बोले तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। लेकिन यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना। और यह दिवस का आयोजन कौन करता है? यह दिवस मनाने का आयोजन केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। कब से किया जाता है? 1991 से यह दिवस मनाया जाता है। ओके। और ऊर्जा संरक्षण का सही अर्थ क्या है?
ऊर्जा के अनावश्यक उपयोग को कम करके कम ऊर्जा का उपयोग कर ऊर्जा की बचत करना। इसीलिए इस उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। और यहां जब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आया है तो हमने दिसंबर में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए वो यहां मैं आपको सीक्वेंस में बता रहा हूं। आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए। सबसे पहले आया 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को नागालैंड राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे भी मनाया गया और 1 दिसंबर को हमारे बीएसएफ का स्थापना दिवस भी मनाया गया। क्लियर? 1 दिसंबर। उसके बाद आया 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस और 2 दिसंबर को ही कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी कि कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया गया और 2 दिसंबर को ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर से जुड़े हुए भी 3 महत्वपूर्ण दिवस। और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उनको याद करने के लिए। ओके। और 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया। और अब विकलांग शब्द के बदले दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2015 में इस शब्द का प्रयोग किया था। और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उसके बाद आया 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को ही अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया। उसके बाद आया 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया गया और 7 दिसंबर को ही सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। उसके बाद आया 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ह्यूमन राइट्स डे और 11 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया गया। और उसके बाद 12 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस एवं सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया। तो यह अब तक के महत्वपूर्ण डे थे। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2020 किसको दिया गया? गणित विशेषज्ञों के लिए एक महत्वपूर्ण पुरस्कार दिया जाता है, वो है रामानुजन पुरस्कार 2020 जो हाल ही में प्रदान किया गया है डॉक्टर कैरोलिना अरुजो को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर कैरोलिना अरुजो, जो एक जानी मानी मैथमेटिशियन है, लेकिन किस देश की है वो भी आपको याद रखना चाहिए। हाल ही में युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2020 रियो डी जेनेरियो ब्राजील के इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड एप्लाइड मैथमेटिक्स की गणितज्ञ जिसका नाम है डॉक्टर कैरोलिना अरुजो को यह सम्मान मिला है। इमेज में आप देख सकते हैं, नाम मत भूलिएगा। डॉक्टर कैरोलिना अरुजो वो एक मैथमेटिशियन है और उनको साल 2020 का रामानुजन प्राइज प्राप्त हुआ है। और वो कहां की है तो वो आपको पता चल गया। क्लियर? और भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस कब और किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो याद रखो 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में प्रति साल 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। और हमारे यह जाने माने एक गणितज्ञ थे, नाम मत भूलिएगा, श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में। और हमारे भारत के पोस्टल डिपार्टमेंट ने 5 रुपए का एक डाक टिकट भी जारी किया था हमारे इस गणितज्ञ के सम्मान में 2010 में। और श्रीनिवास रामानुजन पुरस्कार किसको प्रदान किया जाता है? तो याद रखो यह विकासशील देश के उस शोधकर्ता को प्रदान किया जाता है जिसकी आयु पुरस्कार प्रदान किए जाने वाले वर्ष तक 45 वर्ष से कम हो और जिसने एक विकासशील देश में उत्कृष्ट शोध किया हो, इसे यह सम्मान मिला है। और गणितज्ञ विज्ञान की किसी भी शाखा में काम करने वाले शोधकर्ता इसके पात्र है। और इस पुरस्कार में क्या प्रदान किया जाता है? तो इसमें 15,000 अमेरिकी डॉलर का नकद पुरस्कार भी दिया जाता है। और जब हम बात करते हैं यह रामानुजन गणितज्ञ के पुरस्कार की, तो पिछले साल यह पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। लेकिन एक मोस्ट इंपोर्टेंट डे आपको याद रखना है कि प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स कब मनाया जाता है? 14 मार्च को मनाया जाता है। ओके,
चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भाषा विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बन गई है? विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बन गई है हमारे देश की राष्ट्रभाषा यानी कि हिंदी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा। लेकिन पहले और दूसरे स्थान पर कौन है वो भी तो हमें पता होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, हाल ही में एथनोलॉग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हिंदी विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बन गई है और वर्तमान में 637 मिलियन लोग हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। कितने? 637 मिलियन लोग हिंदी भाषा का अपने व्यवहार में उपयोग करते हैं। और विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है इंग्लिश। और दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर है दोस्तों यह भाषा जिसका नाम है चीनी मंदारिन। कौन सी? चीनी मंदारिन भाषा, जो विश्व में दूसरे स्थान पर है। तो याद रखो, इस सूची में दूसरे स्थान पर चीनी मंदारिन भाषा है। इसे 1120 मिलियन लोग बोलते हैं। और अंग्रेजी विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और 1268 मिलियन लोग अंग्रेजी भाषा का पूरे विश्व में उपयोग करते हैं। और जब यहां लैंग्वेज से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया है तो याद रखो, राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। यहां पर पढ़िए, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हमारे भारत देश में मनाया जाता है। और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी के अनुच्छेद 343 के तहत भारत की आधिकारिक भाषा चुना था। यानी कि हमारे संविधान में हिंदी का जिक्र कहां किया गया है? तो याद रखना है अनुच्छेद 343। और हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है और संविधान में कुल 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, वो भी आपको याद रखना है। और हमारे भारत देश में जो भाषा से जुड़ा हुआ एक सम्मान दिया जाता है यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो इन ही भाषा को ध्यान में रखते हुए यह ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? दोस्तों, कोई भी राज्य में यदि शादी हो तो उसका ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है गुजरात राज्य की सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात सरकार। और हाल ही में आप सभी को पता है कि बहुत सी शादियां हो रही है गुजरात में और कोविड-19 के कारण संक्रमण फैलने का भी खतरा है। और इसीलिए गुजरात सरकार ने यह कदम उठाया है कि तकरीबन 100 लोग ही शादी में शामिल हो। इस तरह के कुछ प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रीय सूचना केंद्र यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स ने शादी समारोह आयोजित करने के वास्ते ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है। किसने? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने। और इस सॉफ्टवेयर के जरिए डिजिटल गुजरात पोर्टल पर एक्टिवेट भी कर दिया गया है। और डिजिटल गुजरात पोर्टल पर आपको जाना होगा और वहां पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है गुजरात सरकार ने। तो राज्य में अब शादी समारोह के आयोजन के लिए www.digitalgujarat.gov.in पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदक को इस पंजीकरण की प्रिंट या उसकी पीडीएफ फाइल अपने पास रखनी पड़ेगी और जरूरत पड़ने पर पुलिस या प्रशासन के किसी भी अधिकारी को मांगे जाने पर वह दिखानी पड़ेगी। इसी तरह के हाल ही में प्रावधान किए गए हैं गुजरात में। तो गुजरात की बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको याद ही है, जैसा कि गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, जिसे ग्रीन सिटी भी कहा जाता है। गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। और गुजरात के मुख्यमंत्री है विजयभाई रूपाणी। लेकिन यह गुजरात के जो राज्य प्रतीक है वो भी आप जान लो। गुजरात राज्य का फूल क्या है? गुजरात राज्य का राज्य फूल है मैरीगोल्ड। इमेज में आप देख सकते हैं। गुजरात राज्य का फल क्या है? तो यह है आम। और यहाँ एक केसर नामक जो आम है इसे जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। और गुजरात राज्य का राज्य पेड़ क्या है? बरगद। छठा क्वेश्चन, पुणे की किस कंपनी mRNA वैक्सीन का विकास कर रही है? हाल ही में भारत में मानव परीक्षण के लिए इस वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है और इस वैक्सीन को विकसित किया है पुणे की जिनोवा नामक कंपनी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जिनोवा।
भारत के पहले mRNA टीके को मानव परीक्षण की मंजूरी मिल गई है। इसे कोरोना के खिलाफ पहली बड़ी कामयाबी माना जा रहा है और पुणे की कंपनी जिनोवा इस mRNA वैक्सीन का विकास कर रही है और इस वैक्सीन को विकास करने हेतु इस कंपनी ने एक अमेरिकी कंपनी की भी सहायता ली है। तो अमेरिकी कंपनी फाइजर और मॉडर्ना भी जो वैक्सीन बना रहे हैं वे भी इसी mRNA मॉडल पर काम करती है। तो हमने भी इसी मॉडल पर भी काम किया। जिनोवा नामक कंपनी अमेरिकी कंपनी HDT बायोटेक कॉरपोरेशन के साथ मिलकर इस वैक्सीन का विकास कर रही है। किसके साथ मिलकर? एक अमेरिकी कंपनी जिसका नाम है DHT बायोटेक कॉरपोरेशन। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में श्वाब फाउंडेशन की ओर से स्थापित 2020 का सामाजिक उद्यमी पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? श्वाब फाउंडेशन के द्वारा एक पुरस्कार स्थापित किया गया है और 2020 का यह सामाजिक उद्यमी पुरस्कार प्रदान किया गया है अशरफ पटेल को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अशरफ पटेल को। यह पुरस्कार प्रदान किसने किया है? हमारी केंद्रीय मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने अशरफ पटेल को सामाजिक उद्यमी पुरस्कार एक वर्चुअल समारोह में महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रदान किया। और इमेज में आप देख सकते हैं अशरफ पटेल प्रवाह और कम्युनिटी यूथ कलेक्टिव के सह संस्थापक है। कौन है यह अशरफ पटेल? प्रवाह और कम्युनिटी यूथ कलेक्टिव की सह संस्थापक। और इस संस्था ने यूनिसेफ रोजा की भागीदारी में दक्षिण एशिया के 8 देशों में युवकों के जीवन पर कोविड-19 के असर का पता लगाने का तरीका खोजा है। 8वां क्वेश्चन, भारत 42वां संचार उपग्रह किस उद्देश्य से लॉन्च करेगा? अभी तो लॉन्च करने वाला है और लॉन्च करने में सहाय करेगा इसरो। तो इसरो यह 42वां संचार उपग्रह अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप के लिए विस्तारित सी बैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए यह लॉन्च करने वाला है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आगामी 17 दिसंबर को संचार उपग्रह CMS-01 का प्रक्षेपण करेगा। और इसे किस व्हीकल की मदद से प्रक्षेपण किया जाएगा? PSLV C-50 से दोपहर बाद 3:41 पर छोड़े जाने का कार्यक्रम है। किस तारीख को? 17 दिसंबर को। और यह लाइव इवेंट भी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। और हमारे इस प्रक्षेपण यान का नाम मत भूलिएगा, PSLV C-50। और यह पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का 52वां अभियान होगा। और CMS-01 उपग्रह अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के लिए विस्तारित सी बैंड सेवाएं प्रदान करने का काम करेगा। और यह भारत का 42वां संचार उपग्रह होगा। और बात करते हैं इसरो के। इसरो का पूरा नाम क्या है? द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? के सिवान। इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को। और इसरो की स्थापना किसने की? विक्रम अंबालाल साराभाई ने। और इसरो का मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। और इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसी आदर्श वाक्य पर हमारा इसरो कार्य करता है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में सरीसृप और छोटे स्तनधारियों के लिए पहला इको ब्रिज कहां बनाया गया? सरीसृप और छोटे स्तनधारियों के लिए पहला इको ब्रिज बनाया गया है उत्तराखंड में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड। और इमेज में आप देख सकते हैं इको ब्रिज को। और यह बनाया गया है उत्तराखंड में। वाहन यातायात के कारण जो सरीसृप है उनको यह रोड क्रॉस करने में दिक्कत होती है और इसीलिए इसी इको ब्रिज का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामनगर वन प्रभाग ने हाल ही में सरीसृप और छोटे स्तनधारियों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया है। और इको ब्रिज वन्य जीव कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होते हैं, जो प्रायः राजमार्गों के कारण बाधित हो जाते हैं। और इको ब्रिज के निर्माण में छोटे पेड़, पौधे और घास आदि का भी प्रयोग किया जाता है इस इको ब्रिज को बनाने के लिए। और यहां बात करते हैं उत्तराखंड की। आप मैप में देखिए, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ यह उत्तराखंड, जिसकी कैपिटल का नाम है देहरादून
और उत्तराखंड की एक ग्रीष्मकालीन कैपिटल भी है, उनका नाम क्या है, जो हाल ही में सुर्खियों में रहा था? आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और उत्तराखंड की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। लेकिन उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में यह फूलों की घाटी स्थित है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो हमारा भारत देश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी कहां पर स्थित है? वो भी उत्तराखंड में स्थित है। और यह भारत का 27वां राज्य बना। और देहरादून राजधानी है, जबकि उच्च न्यायालय नैनीताल में है। और नंदा देवी 7,816 मीटर की ऊंचाई के साथ उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। और यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहले स्थान पर है कंचनजंगा। तो यह उत्तराखंड से जुड़े नए फैक्ट भी आपको याद रखने चाहिए। और उत्तराखंड राज्य का राजकीय पशु का नाम क्या है? हिमालयन मस्क डियर, जो इमेज में आप देख सकते हैं। और यह उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी का नाम है हिमालयी मोनाल, जो यहाँ दूसरे स्थान पर। और राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल, राज्य वृक्ष है बरन। तो यह राज्य प्रतीक के बारे में भी आप जान लो। 10वां क्वेश्चन, नाना अडोडंकवा किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? इमेज में देख सकते हैं, नाना अडोडंकवा वो घाना देश के नए राष्ट्रपति चुने गए। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है घाना देश। और वो दूसरी बार यह राष्ट्रपति चुनाव जीत गए हैं। 76 वर्षीय नाना अडोडंकवा को फिर से घाना का राष्ट्रपति चुना गया। और चुनाव में उन्हें 51.2% वोट भी मिले। और बात करते हैं दोस्तों घाना की, तो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन सुर्खियों में आया था। सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता? बैंक ऑफ घाना ने यह सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीत लिया है। और बैंक ऑफ घाना की स्थापना कब हुई? 1957 में। और घाना के इस बैंक के गवर्नर कौन है? अर्नेस्ट क्वामिना येडू एडिसन। यहां इमेज में आप देख सकते हैं घाना की जो राष्ट्रीय बैंक है उनके गवर्नर। और बैंक ऑफ घाना का हेडक्वार्टर घाना की कैपिटल अक्रा में स्थित है। और बैंक ऑफ घाना की स्थापना 1957 में हुई। और घाना की कैपिटल का नाम है अक्रा। घाना की करेंसी है घानियन सेडी। और घाना के राष्ट्रपति जो हाल ही में चुने गए, नाम मत भूलिएगा, नाना एडो डंकवा। 11वां क्वेश्चन, निम्न में से किस गैर सरकारी संस्था ने अगले परिसीमन के लिए सुझाव दिए हैं? आपको भी पता है कि जब भी इलेक्शन आता है, चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का, तो जो पुराना परिसीमन था उनको ध्यान में रखते हुए कुछ इस तरह की आबादी बढ़ी है, जिसको ध्यान में रखते हुए फिर से परिसीमन करना अनिवार्य बन गया है। और हाल ही में एक गैर सरकारी संस्था NGO, जिसका नाम है श्री प्रणव मुखर्जी फाउंडेशन, उन्होंने यह अगले परिसीमन के लिए अपने सुझाव दिए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्री प्रणव मुखर्जी फाउंडेशन। परिसीमन से तात्पर्य किसी राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना है। और राज्यों की सीमा निर्धारित करने के लिए वर्ष 2031 की जनगणना के अनुसार एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाना चाहिए। और जनसंख्या के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश करनी चाहिए। और इस तरह की बात यह फाउंडेशन ने की। और वर्ष 2002 में संविधान के 84वें संशोधन ने वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक लोकसभा और राज्य विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन पर रोक लगा दी थी। तो यह आपको याद रखना है, संविधान के यह 84वां संविधान संशोधन। और वर्तमान सीमाएं वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर निर्धारित की गई है। लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों की संख्या वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर स्थित है। तो यह वर्ष भी याद रखना है कि वर्तमान में जो लोकसभा एवं राज्य के विधानसभा की सीटें हैं वो किस जनगणना के आधार पर है? 1971। और पिछली जनगणना के अनुसार जनसंख्या 50 करोड़ थी, जो 50 वर्षों में 130 करोड़ हो गई है, जिससे देश में राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भारी विषमता आई है। और इसीलिए परिसीमन करना अनिवार्य हो गया है। परिसीमन करने के लिए एक परिसीमन आयोग का भी गठन किया जाता है। गठन कौन करते हैं? हमारे देश के राष्ट्रपति।
परिसीमन आयोग को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और यह भारतीय निर्वाचन आयोग के सहयोग से काम करता है। परिसीमन आयोग की सीमा आयोग यानी कि बॉर्डर कमीशन के नाम से, बाउंड्री कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के तीसरे ध्रुव पर यानी तिब्बती पठार पर और बाद में यहां रिक्त स्थान दिया गया है डैश डैश डैश। तो हाल ही में दुनिया के तीसरे ध्रुव पर यानी कि तिब्बती पठार पर, यहां हमें चारों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना होगा। बर्फ के पिघलने की दर काफी बढ़ी है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण इस तरह की घटना सामने आ रही है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, बर्फ के पिघलने की दर काफी बढ़ी है। और आपको यदि क्लास 1-2 ऑफिसर बनना है तो इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए। एन.सी. पेपिन के शोध के अनुसार 4000 मीटर की ऊंचाई वाले पहाड़ों के ऊपर बर्फ पिघलने की दर कम ऊंचे पहाड़ों की तुलना में 75% बढ़ी है और यह सब कुछ बीते 2 दशकों में ही हुआ है। और दुनिया के तीसरे ध्रुव पर, जिसे तिब्बती पठार भी कहा जाता है, बर्फ के पिघलने की दर काफी बढ़ गई है और तिब्बती पठार एशिया की 10 सबसे बड़ी नदियों का जल स्रोत भी है। ये नदियां करीब 1.5 अरब लोगों के जल का आधार भी है और यहाँ यदि बर्फ तेजी से पिघलने लगी तो यह जो 10 सबसे बड़ी नदियां हैं उनके लिए जो जल स्रोत है वो खत्म हो सकते हैं। और प्रत्येक साल 11 दिसंबर को हम विश्व पर्वत दिवस मनाते हैं और यह बात भी मैंने कही थी। वर्ल्ड माउंटेन डे कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। और दुनिया में 24% भूमि पहाड़ी है और यहाँ संसार की 13% आबादी बसती है। तो यह फैक्ट भी आपको याद रखने चाहिए। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? पहले तो इस पुस्तक का नाम पढ़िए, द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म। इस पुस्तक को लिखा है राम सेवक शर्मा ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राम सेवक शर्मा। इमेज में आप देख सकते हैं और यहां इस किताब की फ्रंट पेज भी पढ़िए, द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म। किसने लिखा है? राम सेवक शर्मा ने। टेक्नोलॉजी प्रेमी राम सेवक शर्मा की पुस्तक द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से देश में कैसे बदलाव आ सकता है उसके बारे में अपने अनुभव साझा किए हैं राम सेवक शर्मा ने। और वो एक IAS अधिकारी है। और आपने यदि हाथ में आधार कार्ड लिया है तो आधार कार्ड इस व्यक्ति के यह दिमाग की उपज है। और यहाँ आधार कार्ड के जरिए आपको बैंक में भुगतान करना है तो आपको यदि आधार कार्ड के लिंक के जरिए आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो यह बात भी किसने क्लियर की है? राम सेवक शर्मा ने। IIT कानपुर से वह पढ़े, IAS बने, अमेरिका से पढ़ाई की, सिलिकॉन वैली का आकर्षक प्रस्ताव छोड़ा, मुल्क लौटे, अनेक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद संभाले और समृद्ध अनुभव के बाद आधार के लिए चुने गए और नंदन नीलेकणी के साथ इस प्रोजेक्ट को मुकाम तक पहुंचाया। और दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, भारत और किस देश के बीच 55 साल बाद फिर से रेल मार्ग खोला गया? और इस क्वेश्चन का सही आंसर था बांग्लादेश। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। उनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना मैं चाहूंगा। योगेश कुमार, नरेश कुमार परमार, सोलंकी मनोज फ्रॉम सुरेंद्रनगर से, विवेक घाटलिया, अश्विन परमार, भावना रोहित फ्रॉम नडियाद से, पर्वत डामोर फ्रॉम अरवली से, मकवाना प्रेम जी, और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है अशोक कोपनिया, अभिषेक वर्मा जी, काजी यूनुस फ्रॉम राजकोट पड़दरी से, भरत बारिया, रेखा नीनामा ने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया, अश्विन गुंदालिया, धरती बारैया, प्रवीण चौधरी, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। नीलेश पाटनवाड़िया, भूमिका बागिया, वाल्वी जगदीश, आकाश गुप्ता, नीलेश राठौर और गोहिल अरविंद कुमार हंसराज जी, रविंद्र भानवर और मीरा राजपरा। लेकिन हमारे इस सब्सक्राइबर फ्रेंड ने लिखा है आकाश गुप्ता ने कि सही आंसर है ऑप्शन डी बांग्लादेश। सर मेरा भी नाम बोल दिया करो, हम यहाँ रैंडमली तरीके से
कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम सिलेक्ट करते हैं। तो चलिए, आकाश गुप्ता जी आपने कमेंट लिखी, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। टाइम मैगजीन ने किसको 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर मनोनीत किया है? टाइम मैगजीन ने किसको 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर मनोनीत किया है? और दोस्तों, यहां जब टाइम मैगजीन की बात आती है तो इनसे जुड़ा हुआ एक शॉर्ट वीडियो, तकरीबन 7-8 मिनट का वीडियो मैंने एक अलग से बनाया है। आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।